हेलो स्टूडेंट्स, हम साइंस वन का ग्रेविटेशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एंड इन दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टू important concepts. One is centripetal force and another is Kepler's law of planetary motion. Our third topic, that is Newton's universal law of gravitation, we have already started that, so let us have a quick recap of it. उसमें हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच में नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो सकता है। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के। उसका मैथमेटिकल फॉर्म हमने ये देखा था कि कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, एक का मास m1 दूसरे का मास m2 और दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस से दूर हो तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इक्वल फोर्सेस से अट्रैक्ट करेंगी। और क्या आपको याद है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? जी हाँ, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो हमने ये सीखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ और ऑब्जेक्ट्स पर नहीं बल्कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो सकता है। मेरे और इस पेन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बस अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे अर्थ जैसा? तो यहाँ इसका जवाब है मास हमारा कम है। तो हमने उसके बाद ये देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, मास और डिस्टेंस। मास से डायरेक्ट रिलेशन है और डिस्टेंस से इनवर्स रिलेशन है। जितना मास ज़्यादा होते जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। टू बी प्रिसाइज, हमने ये सीखा कि gravitational force is directly proportional to the product of the masses. Symbolically हमने देखा F proportional to m1 into m2 और डिस्टेंस से रिलेशन है कि जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। ऑब्जेक्ट जितना प्लेनेट से ऊपर ऊपर जाएगा उतना फोर्स कम होते जाता है, ये हम जानते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फोर्स की भी बात करते हो तो मैग्नेट्स दो लो और एक दूसरे से दूर रखो तो जितना दूरी बढ़ते जाएगी उतना उसका अट्रैक्शन कम होते जाएगा। सेम वर्क्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। डू यू रिमेंबर व्हाट इज दिस g? जी हाँ, g जो है आपका यूनिवर्सल, आई एम सॉरी, g इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। से शॉर्ट में मैं UGC कहता हूँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? g की वैल्यू क्या है? सोचिए और बोलिए जरा जल्दी जल्दी। इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। इसका यूनिट क्या है? यूनिट SI यूनिट, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऊपर लिख रहा हूँ इसलिए माइनस रहेगा। फिर उसके बाद हमने जी का फॉर्मूला भी देखा था, उसी से उसका यूनिट भी बना था। ये सारी बातें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर डिस्कस की थी। और भी कुछ बातें डिस्कशन में आई थी। एज ऑफ फिलहाल के लिए आपको इतनी बातें भी अगर याद है तो आगे हम बढ़ सकते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं। आप जानते हैं कि अर्थ एप्पल पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो म्यूचुअल होता है। मतलब सिर्फ अर्थ फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, एप्पल भी अर्थ पर फोर्स एक्सर्ट करता है और ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जितना फोर्स अर्थ का है उतना ही फोर्स एप्पल का भी है। तो अगर अर्थ के फोर्स से एप्पल नीचे आता है तो एप्पल के फोर्स से अर्थ ऊपर क्यों नहीं आता? So the question is, if an apple move towards the earth, then why doesn't the earth move towards the apple? अब इसका जवाब सुनिए। इसके लिए आपको एक फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसको सुनकर हमें अपनी माँ की याद आती है। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, माँ। ये यहाँ पर जो m है वो ऑब्जेक्ट का मास और a जो है उसमें होने वाला एक्सेलरेशन है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब रफली आप इतना ही याद रखिए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। बस ये कॉन्सेप्ट जहन में रखिए, इतना भी काफी है फिलहाल के लिए। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़े या घटे तो समझने का उसमें एक्सेलरेशन होता है। अब इसी फॉर्मूले को अगर थोड़ा बहुत शिफ्ट करें तो यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है। अब थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि हमने फोर्स को जो है ना कांस्टेंट रख लिया है। वी हैव केप्ट द फोर्स एज कांस्टेंट। मतलब मैं सेम फोर्स अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगाऊं तो मास के हिसाब से एक्सेलरेशन होगा। अब इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में डायरेक्ट समझने की कोशिश करें
तो देखो m नीचे है और a ऊपर है, तो a और m एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे इफ द फोर्स इज कांस्टेंट। अल्फा हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, वहां कांस्टेंट f होगा। तो क्या मतलब हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, कि एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा। मतलब अगर मैं मास बढ़ा दूंगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और अगर मास घटा दूंगा तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल से समझिए कि आपको एक स्टोन को पुश करना है, तो पुश करने के लिए, उसको मोशन मिलाने के लिए, उस पर एक्सेलरेशन लाने के लिए, यानी कि उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए, अभी स्पीड 0 है, मोशन में आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर आप फोर्स लगाओगे तो आप देखोगे कि वो थोड़ा सा ही एक्सेलरेट होता है। तो इसमें एक्सेलरेशन इतना कम क्यों है? तो इसमें एक्सेलरेशन इतना कम इसलिए है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, वजन है ना। अब अगर उतना ही फोर्स आप किसी हल्की चीज पर लगाओ तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम उतना ही फोर्स एक छोटे पत्थर पर लगाए तो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट होगा। आप ये डेली लाइफ में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप फोर्स लगाइए एक साइकिल को और एक ट्रक को, तो आप देखेंगे ट्रक नहीं के बराबर एक्सेलरेट होगा और साइकिल अच्छा खासा एक्सेलरेट होगा। दोनों पे सेम फोर्स लगाने पर भी एक्सेलरेशन में वेरिएशन देखने मिलता है। तो पता चला फॉर कांस्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इसको हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिए। एक था आपका एप्पल, एक सेब था, और दूसरा था आपका अर्थ, ये आपका अर्थ है। तो अर्थ ने फोर्स लगाया, तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हुआ। तो एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ या कम हुआ? ज्यादा हुआ, जितना ऊपर होगा उतना नीचे गिर जाएगा, अच्छा खासा एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ एप्पल का एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एप्पल का मास कम है। तो समझिए एप्पल का मास कम है, इसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। अच्छा, क्या एप्पल ने भी फोर्स लगाया? हाँ, एप्पल ने भी फोर्स लगाया ऊपर की तरफ। कितना फोर्स लगाया? तो उतना ही फोर्स लगाया जितना अर्थ ने एप्पल पर फोर्स लगाया। अब यहाँ एक्सेलरेशन क्या हुआ अर्थ का? तो देखो अर्थ का मास बहुत 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 ज्यादा है, तो जब मास ज्यादा होता है तो एक्सेलरेशन कम होता है। जैसे भारी वाला पत्थर नहीं हिल रहा है, जैसे ट्रक नहीं हिल रहा है और साइकिल हिल जाती है। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि एप्पल अर्थ की तरफ क्यों गिरता है और अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं बढ़ता। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब आप इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन ले लीजिए। सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, उनके मासेस m1 एंड m2 है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम ईच अदर, then we know that the force of attraction between them is given by gm1 m2 upon d square। क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। थियोरेटिकली तो हम जानते हैं कि मास के बढ़ने से ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ता है, बट बाय व्हाट फैक्टर वो बढ़ रहा है, कितने गुना बढ़ रहा है, वो फाइंड करना है। तो ये मान लेते हैं कि जो वो पहला ऑब्जेक्ट है उसका मास डबल हो गया। अगर वो 4 किलो का होता तो अब वो 8 किलो का हो जाएगा। x kgs का होता तो वो 2x kg का बन जाएगा। बिकॉज इट इज ऑफ m1 kg, तो अब उसका मास 2m1 हो जाएगा एंड एवरीथिंग एल्स रिमेन्स एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा इस सिनेरियो में। तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन अब मास पहले ऑब्जेक्ट का m1 नहीं बल्कि 2m1 है, दोनों के मासेस का प्रोडक्ट होता है, जो भी मास होंगे वही लिखना रहेगा अपॉन डी स्क्वायर। अभी जो 2 है ना उसको मैं साइड में रखता हूँ, बाकी सब आजू बाजू लिख देता हूँ। अब ये जो टर्म है ये वाला, ये कहीं तो देखा है हमने। हाँ, ये तो फोर्स का फॉर्मूला है जो हमने शुरू में यहाँ देखा था। अब जो फोर्स मिल रहा है उसे मैं एफ एन कहता हूँ, नया फोर्स, न्यू फोर्स, F1 भी कह सकते हैं आप उसे। तो पता चला कि जो फोर्स है वो पुराने फोर्स का डबल हो गया। मतलब ये कि इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ द वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय 2 टाइम्स, if mass of one of the object is double then the gravitational force between them is also double। वजन किसी एक का भी डबल हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाता है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इफ द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज डबल। यहाँ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स नहीं आना चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल
जैसे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और m2, हमने इसका डिस्टेंस जो है डबल कर दिया है, यानी d से 2d हो गया है। तो बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो इसमें भी थ्योरेटिकली आप तो जानते हैं कि डिस्टेंस बढ़ने से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, दूरी बढ़ती है तो आकर्षण कम हो जाता है। अब जैसे आप लोग फ्रेंडशिप मनाते हैं, मेंटेन करते हैं, और अक्सर दोस्त जो है ये सोचते हैं कि हमारी दोस्ती कभी नहीं खत्म होने वाली है, लेकिन यकीन मानिए जिन दोस्तों के लिए आप पढ़ाई कम कर रहे हैं या वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो दोस्ती कभी ना कभी ख़त्म होती है। ऐसे दोस्त जो पढ़ने में न लगाए, आपको टाइम पास करवाए आपसे, ये दोस्ती ज़्यादा टिकती नहीं। और हम सब जानते भी हैं कि जैसे ही दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाए, नया कॉलेज मिल जाए, कॉलेजेस अलग हो जाए, तो दोस्ती कम हो जाती है। डिस्टेंस के बढ़ने से फ्रेंडशिप का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम जनरल जानते हैं कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस डबल हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाए। तो आप क्या ओरली सोच सकते हैं कितना कम होगा। तो अक्सर बच्चे जवाब देंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सर आधा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गया। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या होगा। तो यहाँ हम नया फोर्स निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला वही G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब डी की जगह पर क्या है, तो 2d है, जो डिस्टेंस है वो लिखना होगा। अब अगर मैं 2d स्क्वायर कर दूं तो G m1 m2 अपॉन ये 4d स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। 4 को आप साइड में ले लो, बाकी ये जो टर्म है ये टर्म, अगर आप इन सब को देखो तो ये तो ओरिजिनल आपके f के बराबर है। तो जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स से 4 गुना कम हो गया। तो हमें ये समझ में आया कि जब मास बढ़ता है, मास डबल होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो जाता है, लेकिन जब डिस्टेंस डबल होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डबल नहीं होता बल्कि 4 गुना कम हो जाता है। न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दो बातें समझ में आती है। पहला ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स का ताल्लुक मासेस से है, और दूसरा कि वो फोर्स का ताल्लुक उनके डिस्टेंस के बीच में भी है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और फिजिक्स का कमाल ये होता है कि उसमें हर स्टेटमेंट का एक मैथमेटिकल प्रूफ भी होता है। वैसे भी आप सब क्राइम पेट्रोल देखते होंगे लॉकडाउन में घर पे बैठ के, तो क्राइम पेट्रोल देखने वालों को ना सबूत चाहिए रहता है। तो ये रहा स्टेटमेंट का सबूत जो भी अभी आपके सामने पेश कर। इंग्लिश में इसे ऐसे कहेंगे, इट इज द प्रूफ ऑफ इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए देखते हैं। सो फॉर दैट कंसिडर अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। बट सुन के अजीब लग रहा होगा कि सर कुछ लेक्चर्स पहले आपने कहा था कि प्लैनेट सन के इर्द गिर्द एलिप्टिकल मोशन परफॉर्म करते हैं। अब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा कि हर सर्कल एक एलिप्स होता है। एवरी सर्कल इज एन एलिप्स। वो कैसे, तो ये समझिए कि अगर एलिप्स के दोनों फोकाई एग्जैक्टली एक जगह पाए जाए तो वो एक सेंटर जैसा काम करेगा, यानी उस वक्त उस एलिप्स को हम सर्कल कहेंगे। तो सर्कल एक स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स ही होता है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन है मतलब ये एलिप्टिकल मोशन ही है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इफ इट इज अ सर्कुलर मोशन देन कोई तो फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, और उसी फोर्स को तो हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। अब सेंट्रिपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है जो mv² बाय r होता है। पूरे चैप्टर में इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जो आपको रटना होगा। इसका एक्सप्लेनेशन और इसका कॉन्सेप्ट जो है 11th स्टैंडर्ड में साइंस लेने पर सिखाया जाता है। उससे पहले बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और जरूरत भी नहीं इस लेवल पर, कल एक जगह इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ जो मास m v और r है उनका क्या मतलब होता है वो समझा देता हूँ। तो m जो है आपके प्लेनेट का मास होगा जो इर्द गिर्द घूम रहा है सन के, v उसी प्लेनेट की वेलोसिटी होगी, और r उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा जो सेंटर टू सेंटर नापा जाएगा। क्योंकि दोनों स्पेरिकल है तो जो सेंटर होगा वो ज्योमेट्रिकल सेंटर के बराबर होगा, जगह पर होगा ना, एकदम बीच में, यहाँ पर और यहाँ पर समवेयर। तो अब आप ये बताइए कि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम उसे डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कह सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, तो किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम, प्लेनेट की, तो डिस्टेंस भी प्लेनेट का देखेंगे। तो प्लेनेट ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहाँ से यहाँ तक। अब ये डिस्टेंस तो सरकमफेरेंस होता है, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि इट इज सरकमफेरेंस अपॉन टाइम।
अब एक चक्कर लगाने के लिए यानी सरकमफ्रेंस के लिए कितना टाइम लगता है, तो वो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। तो टाइम जो है यहाँ पर असल में पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है। सरकमफ्रेंस के लिए हम कह सकते हैं 2 पाई आर होगा, और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आपका कैपिटल टी से रिप्रेजेंट होता है। तो चलिए अब असल प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ की शुरुआत जो होती है वो फोर्स के फॉर्मूले से होती है। अल्टीमेटली हमें ये बताना है कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही असल में यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। हम ये बात जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक रोल है, जनरल नाम है और कुछ नहीं। तो बहरहाल यहाँ पर जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होगा mv²/r। अब अगर हम यहाँ v की वैल्यू पुट इन कर दे, प्लग कर दे, v यानी वेलोसिटी जो हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू है 2 पाई r बाई कैपिटल T द होल स्क्वायर, द होल अपॉन r। तो ये बन जाएगा, स्क्वायर अगर आप कर दे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, t का स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे ले लेते हैं t स्क्वायर को, r के बाजू में r इंटू टी स्क्वायर। अब ये ये r इस r से कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे कैलकुलेशन देखते जाइए। तो ये हो जाएगा 4m पाई स्क्वायर r अपॉन t। अब एक काम करते हैं, हम ऊपर नीचे जो है ना r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, ये फिलहाल आप मत पूछिए कि क्यों कर रहे हैं, अभी आपको बस एक स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4m पाई स्क्वायर टाइम्स r क्यूब अपॉन r स्क्वायर, ऊपर नीचे हमने r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये t इधर ले लेते हैं, और इधर t का भी स्क्वायर है। तो r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को मैं अलग से लिख रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन में। आप याद करिए केपलर्स लॉ में हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डिस्टेंस के क्यूब को प्रोपोर्शनल है, जिसके नतीजे में हमने ये देखा था कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब बराबर था के कांस्टेंट के। तो अगर मैं इसी का उल्टा लिखूं तो वो 1/k हो जाएगा, के का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1/k। Now what I am doing here is मैं 4m पाई स्क्वायर अपॉन k को एक तरफ लेता हूँ और 1/r स्क्वायर को एक तरफ लेता हूँ, और ये f का फॉर्मूला बनाता है। अब अगर आप इस टर्म को देखें 4m पाई स्क्वायर और k, तो इसमें m जो है वो प्लेनेट का मास है जो कभी चेंज नहीं होगा, मास हमेशा फिक्स होता है। पाई कांस्टेंट है, k तो खुद ही एक कांस्टेंट था केपलर के रिलेशन के अंदर। तो ये सब जो है कांस्टेंट है, ये पूरा के पूरा कांस्टेंट है। तो अब आप बताइए जब कांस्टेंट हटेगा तो अल्फा की साइन आएगी, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आएगी, और वो बन जाएगा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ आर स्क्वायर। अब आर क्या है, तो आर डिस्टेंस है। तो जो हमने केपलर्स न्यूटन्स के लॉ में रिप्रेजेंट किया था डी को, उसी को हम यहाँ आर से लिख रहे हैं। बात तो एक ही है, डिस्टेंस ही तो है। तो कुछ इस तरीके से न्यूटन ने केपलर के ऑब्जर्वेशंस के, उसके निकाले हुए रिलेशंस का इस्तेमाल करके ये इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस को साबित कर दिया। तो आप एक बार फिर से सुनिए कैसे इसको प्रूफ किया हमने। बड़ा सा प्रूफ है लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। शुरुआत हमने की थी कि एक प्लेनेट लिया और उसके वो सन के इर्द गिर्द घूम रहा था। सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाएगा। वो फॉर्मूला आपको रटना है, mv²/r वाला। m उस प्लेनेट का मास है, v उसकी वेलोसिटी है और r उसका रेडियस है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस एक चक्कर लगाने का हो रहा है यानी सरकमफ्रेंस है, तो उसके लिए 2 पाई r सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। और टाइम एक चक्कर लगाने के लिए जो होता है उसे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं, वो कैपिटल टी होता है। फिर हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा mv²/r। v की जगह हमने v की वैल्यू प्लग इन कर दी, उसको स्क्वायर किया, कुछ कैंसिल हुआ। यहाँ जब हम इस स्टेप तक पहुंचते हैं तो उसके बाद हमने ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब तो समझ रहा है ना क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि ऊपर वाला आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब बन जाए, और आर क्यूब को नीचे वाले टी स्क्वायर के साथ शिफ्ट कर दिया, साइड में लिखा। उससे आपको केपलर का रिलेशन मिला, जिसके बदले हमने 1/k लिखा, और बाकी सब कॉन्स्टेंट्स एक तरफ हो गए। और फिर फाइनली ये प्रूव हो गया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ग्रेविटेशन का देखते हैं।
इन दो पिक्चर्स को देखिए तो क्या समझ में आ रहा है इसमें? तो आप जानते हैं एक लो टाइड और दूसरा हाई टाइड है। क्या आपको मालूम है सबसे बड़ी टाइड्स कनाडा के अंदर एक जगह जिसे बे ऑफ फंडी कहा जाता है वहां देखने मिलता है। 16.3 मीटर्स तक की हाई टाइड का लेवल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, एक वीडियो है, आप एंजॉय कीजिए। ये वो जगह है। हाई टाइड में पानी का लेवल बढ़ जाता है और लो टाइड में पानी का लेवल कम हो जाता है। अब सवाल ये बनता है कि ये टाइड्स फॉर्म कैसे होते हैं। तो उसके लिए आपको चांद पर जाना नहीं बल्कि चांद को यहाँ लाना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रहा है, मून अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। अब अर्थ के फोर्स की वजह से मून जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते रहता है। अर्थ का फोर्स मून को एक्सेलरेट करने में कामयाब हो जाता है। वजह बहुत सिंपल है, मून का मास कम, तो हम जानते हैं मास कम होने से एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। तो फॉर द टाइम बीइंग आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को भूल जाइए। अब भाई रही बात मून की, तो मून भी उतना ही फोर्स अर्थ पर लगा रहा है अपनी तरफ, अर्थ मून के सेंटर की तरफ। लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन देखने नहीं मिलता। फिर भी कुछ ना कुछ असर तो अर्थ पर होता है। अर्थ बीइंग अ रिजिड बॉडी, तो वो तो उसमें तो डिफॉर्मिटी या उसके शेप में तो कोई चेंजेस नहीं होता, मोशन भी देखने नहीं मिलता। बट अर्थ जो है एक बहुत बड़े अर्थ का जो बहुत बड़ा रीजन है वो ओशन से कवर्ड है, पानी से कवर्ड है। और पानी में फ्लूइड नेचर होता है, मतलब उसमें मूवमेंट देखने मिलता है, तो उस पर मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का असर होता है और उसकी वजह से वाटर के लेवल में राइज हो जाता है, एक बल्ज देखने मिलता है और इसी को हम हाई टाइड कहते हैं। अब एक मिसकंसेप्शन बच्चों के अंदर ये होता है कि जिस साइड मून होता है उस साइड हाई टाइड देखने मिलता है और अपोजिट साइड लो टाइड होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, गलत मिसकंसेप्शन है। अगर ऐसा ही होता तो हाई टाइड दिन में सिर्फ एक बार देखने मिलती और हम जानते हैं अक्सर केसेस में दिन में 2 मरतबा हाई टाइड्स देखने मिलती है। तो इस रीजन में भी हाई टाइड ही होती है। उसकी वजह भी बहुत सिंपल है कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ जो है स्ट्रेच हो जाता है। अर्थ स्ट्रेच होने का मतलब उसके वाटर बॉडीज में थोड़ा सा स्ट्रेच देखने मिलता है और दोनों ही साइड टाइड्स देखने मिलती है। और जो ऊपर और नीचे यानी जो रीजन 90 डिग्री के होते हैं, मतलब मून से यहाँ अगर ऐसा 90 डिग्री देखें, यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो जो रीजन्स अर्थ के 90 डिग्री पर होते हैं मून से, उन रीजन्स में लो टाइड देखने मिलता है। तो दो जगह ऊपर नीचे लो टाइड देखने मिलेगा और दो जगह हाई टाइड देखने मिलता है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो यहाँ हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कंप्लीट कर देते हैं। 2 वीडियोस में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक समझ में आया है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए।